इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जो हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकंड को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो उसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि इट कैन बी मेजर्ड, उसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? कार्डिनल नंबर के अंदर 10, 15, 20 कोई भी नंबर उसके अंदर लिखा जा सकता है। लेकिन इस इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर क्या अजम्पशन है? बेसिकली ये ऑर्डिनल है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते लेकिन कंपेयर जरूर कर सकते हैं। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कैसे होगा, क्या सिस्टम है, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं। द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच suffered from a defect because utility is subjective and cannot be measured in the precise terms। कि कुल मिला के वहां पे हमने देखा था कि यूटिलिटी को मेजर कर पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने दूसरी अप्रोच दी जिसका नाम क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल का मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये अप्रोच किसने दिया है? जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन। शॉर्ट में हम कहते हैं हिक्स एंड एलन। तो हिक्स एंड एलन इन इकोनॉमिक्स ने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताया है। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या है? कल डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। इनडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन। ये क्या शो करता है? वेरियस कॉम्बिनेशन, पहला पॉइंट। किसके वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है। ईच कॉम्बिनेशन विच लाई ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व, ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक ही कर्व पे लाई करते हैं, तो उस पे क्या होगा? विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो चार पॉइंट्स के बारे में इन्होंने बताया है। चार पॉइंट्स नहीं, पॉइंट लाइक सेंटेंस तो एक ही है, पर हमने उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि इंडिफरेंस कर्व में क्या होते हैं? बहुत सारे कॉम्बिनेशन। ओके, किसके होते हैं? दो कमोडिटीज के होते हैं। ओनली फॉर टू कमोडिटीज, ना तो ज्यादा ना कम। देर विल बी टू कमोडिटीज। ठीक है। अब जो भी कॉम्बिनेशन एक सेम इनडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे हमें मिलेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये कौन बताना चाह रहा है? इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। अब चलिए उसको समझते हैं विद एग्जाम्पल। तो देर आर टू कमोडिटीज, एक तो रसगुल्ला है और दूसरा है मोतीचूर के लड्डू। ठीक है। दो हमने कमोडिटीज ले ली, रसगुल्ला एंड देन लड्डू। तो रसगुल्ला को हम क्या बोल रहे हैं? वाई। एंड लड्डू को क्या बोल रहे हैं? एक्स। हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई, डजेंट मैटर। अब जब हम इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो उसे क्या समझ में आता है, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है? इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को चेक किया है। कैसे? कि पहला कॉम्बिनेशन हमने बनाया कि हम क्या लेते हैं? 15 रसगुल्ले और एक लड्डू। ठीक है। रसगुल्ले कितने? 15। लड्डू कितना है? एक। और इससे हमें क्या मिलेगा? एक सर्टेन यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कितना मिलेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं कि हमें एक सर्टेन लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला है। दिस इज अवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन। फिर जैसे ही हम इसका सेकेंड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो सेकेंड कॉम्बिनेशन में भी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वी मस्ट हैव द सेम सेटिस्फैक्शन। आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है कि हर एक कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिलना चाहिए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अब अगर हम लड्डू की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, एक्स की कमोडिटी, एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वाई को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज। बिकॉज एक इंक्रीज होगा तो उससे यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो दूसरे से वापस कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना है? ताकि ओवरऑल यूटिलिटी रिमेन्स सेम। ओवरऑल हमें सेम रखना है। तो इसलिए हमने 1 यूनिट ऑफ लड्डू इंक्रीज किया। तो जब इसको इंक्रीज किया तो कुछ रसगुल्लों को हमने सेक्रीफाइस कर दिया। तो कितना सेक्रीफाइस किया? 15 से हम आ गए 11 पे, तो 4 का हमने सेक्रीफाइस कर दिया। ओके। फिर हमने थर्ड एक और कॉम्बिनेशन बनाया, सी। तो सी कॉम्बिनेशन में हमने फिर से एक लड्डू और इंक्रीज कर दिया। 1 लड्डू हमने और इंक्रीज कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ा? कुछ रसगुल्ले और सेक्रीफाइस करने पड़े।
तो हमने 11 से 8 पे आ गए, 3 रसगुल्लों का और सेक्रीफाइस कर दिया। सिमिलरली एक और कॉम्बिनेशन हमने बनाया, एक और लड्डू इंक्रीज किया, और इधर हमारे 2 रसगुल्ले सेक्रीफाइस हो गए। दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर डी। तो हमें कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? इट शुड बी सेम, इट शुड प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो चारों में यूटिलिटी होनी चाहिए आपकी सेम। ओके, तो उसके लिए एक कमोडिटी में होगा गेन और दूसरी कमोडिटी में होगा सेक्रीफाइस। ठीक है, नाउ अब ये तो आप सेक्रीफाइस देख पा रहे हो, तो पहले 4 का सेक्रीफाइस, फिर 3 का, एंड देन 2 का सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। सेक्रीफाइस इज गेटिंग डिक्रीज। तो ये डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज यहां पे अप्लाई होता है LDMU, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है? हम सेक्रीफाइस धीरे 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 कम करने लग जाते हैं। कि पहले स्टार्टिंग में एक लड्डू के लिए हमने 4 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, अब लड्डू से यूटिलिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। तो जैसे जैसे लड्डू की यूटिलिटी कम होगी, तो वैसे वैसे हमें उसके लिए सेक्रीफाइस कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो आपका सेक्रीफाइस है, इट ऑलवेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इस सेक्रीफाइस एंड गेन से हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं, जिसका नाम है MRS। MRS क्या फुल फॉर्म है इसका? मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। यस, इट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि हम किस तरह से चीजों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सेक्रीफाइस अपॉन गेन। तो हमारे केस में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? वाई, रसगुल्ले, यानी कि वाई में सेक्रीफाइस हो रहा है। तो वाई में कितना सेक्रीफाइस हुआ? तो उसको हमने लिखा चेंज इन वाई, डेल्टा वाई, अपॉन कितना गेन हुआ? तो गेन एक्स के अंदर हो रहा है, तो डेल्टा एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए? MRS के लिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स वाई इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब यहां पे हम कैसे निकालेंगे? ऑलवेज फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपका ये क्या रहेगा? डैश। बिकॉज यहाँ पे हमने इसको कुछ कंपेरेबल है ही नहीं, इसको कंपेयर करने के लिए पहले कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हमारा पहला पहला ऑप्शन है, तो इसको तो हम कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑलवेज क्या रहेगा? डैश, एम्प्टी रहेगा। उसके बाद सेक्रीफाइस 4 का गेन इज 1, तो 4/1 गिव्स 4, देन 3/1 गिव्स 3, एंड 2/1 गिव्स 2। तो ये आपका आ गया MRS। तो MRS को हम क्या बोलते हैं? MRS नॉर्मली डिक्रीजेस। MRS नॉर्मली डिक्रीज होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को किसी भी पॉइंट में? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। नो। तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब यहां तक तो समझ आ गया? यस। ओके, अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। अब इसी टेबल के लिए हमने नीचे एक ग्राफ बनाया है। दिस इज एक्स एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टली ये हो गया, वर्टिकली है हमारे पास वाई एक्सिस। वर्टिकली देर इज वाई एक्सिस। नाउ एक्स पे ऑलवेज हम क्या लेते हैं? गेन। एक्स एक्सिस पे ऑलवेज देर इज अ गेन। जिस कमोडिटी में गेन हो रहा है वो एक्स पे आता है, और जिसमें सेक्रीफाइस हो रहा है दैट विल कम ऑन वाई। तो सेक्रीफाइस वाई पे आ गया। अभी आपको क्या करना है? सारे कॉम्बिनेशन को प्लॉट करना है 1/1। तो पहले हमने क्या किया? नंबर्स लगा दिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इधर हमें नंबर चाहिए 15 तक। ओके, तो चाहे आप 2 4 6 8 लगा दें, 3 6 9 12 ऐसे करें, वन एंड द सेम थिंग। अब हमने क्या किया? इसको प्लॉट किया, एक्स पे 1 और वाई का 15। दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट नंबर ए। फिर हमारा कॉम्बिनेशन नंबर बी,
2 and 11, फिर कॉम्बिनेशन नंबर सी 3 and 8, एंड देन कॉम्बिनेशन नंबर डी 4 and 6। और जैसे हमने 4 पॉइंट बनाए, इसको हमने मिला दिया, एक कर्व बन गया आपका यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो कर्व हमें दिख रहा है किस तरफ जा रहा है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब भी वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्स इंक्रीज एंड वाई डिक्रीज, तो ऑलवेज हमारा कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। फिर इसका जो शेप होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, कॉन्वेक्स? एनी आइडिया? Convex. सर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यस। तो इंडिफरेंस कर्व के लिए हम बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन कहाँ है, ये रहा 0,0, इसके रेस्पेक्ट में जब हम देख रहे हैं तो इट इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है। तो इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो इस पॉइंट पे हमने क्या देखा, इस कर्व, इस ग्राफ में हमने क्या देखा, दे रहा 4 कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी। तो इन चारों में एक बात कॉमन है, क्या कॉमन है, इन चारों में एक पॉइंट कॉमन है, वो कॉमन थिंग क्या है? Points are in outside. Each point we get same level of satisfaction. यस, ऑल रिलेटिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इन सबके अंदर एक जैसा सेटिस्फैक्शन है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा दिस इज दीज आर लाइंग ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व एंड दे आर गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब पॉइंट ये आता है कि अगर कंज्यूमर किसी को सेलेक्ट करना चाहे, ए बी सी एंड डी, तो वो किसको सेलेक्ट करेगा? तो हम कहते हैं कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, वो कुछ भी सेलेक्ट करे, बिकॉज कंज्यूमर को यूटिलिटी ज्यादा चाहिए, मैक्सिमाइज करनी होती है, तो कंज्यूमर कुछ भी खरीदे, देर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ए बी सी एंड डी चारों पे उसको क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट आगे जाके उसमें हम एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, उससे पहले एक और पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है, आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व, ये भी हम इसको कह सकते हैं। अब जब एक साथ में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं, एक ही ग्राफ पे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर आ जाते हैं, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। तो एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है, and the combination lying on the same indifference curve gives same level of satisfaction, but a higher indifference curve signifies higher level of satisfaction। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ ग्राफ में IC1, IC2 एंड IC3, तो देर आर 3 indifference curve। तो जब हम सबसे ऊपर वाला कर्व देखते हैं, IC3 को देखते हैं, तो IC3 में सबसे ज्यादा क्या है, क्वांटिटी है, चाहे वो क्वांटिटी एक्स की हो, चाहे वो क्वांटिटी वाई की हो, दोनों ही केस में इंडिफरेंस कर्व थर्ड में क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी का मतलब है ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो देयरफॉर IC3 गिव्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जबकि IC1 सबसे नीचे है। अगर हम जैसे यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर इसको नीचे तक ले जाते हैं, सो दिस इज द फर्स्ट वन, then this is the second one, and then the third one। तो इसको हम अगर चेक करें तो IC1 पे क्वांटिटी सबसे कम आ रही है, IC2 पे थोड़ी ज्यादा आ रही है, IC3 पे सबसे ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब IC1 पे लोवेस्ट सेटिस्फैक्शन है, लोवेस्ट यूटिलिटी है, एंड IC3 पे हाईएस्ट यूटिलिटी है, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन। ओके। तो अगर आपको ये पूछा जाए इस क्वेश्चन सर में कि किस इंडिफरेंस कर्व में हाईएस्ट यूटिलिटी है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा,
सर IC3। IC3। एंड लोएस्ट का पूछेंगे तो IC1। IC1। ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन वाइज पूछ लिया कि लाइक कंपेयर करके बताओ, चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में कॉम्बिनेशन ए दे दिया, सेकंड में एफ दे दिया, थर्ड में के दे दिया। अब अगर ऐसा पूछ लिया कि किसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, क्या आंसर करेंगे? के सी सर के। सी के यस, ऑप्शन नंबर सी। एंड उसमें है कॉम्बिनेशन नंबर के। यस, तो कॉम्बिनेशन नंबर के के अंदर आपको क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। दैट इज करेक्ट, परफेक्ट। अब अगर आपको कंपेयर करना है, अगर ऑप्शन ने बोला ई, एफ, जी एंड नन, तो क्या बोलेंगे? ई, एफ, जी एंड देन नन। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग किसमें हाईएस्ट यूटिलिटी है? नन नन हो जाएगा हमारा आंसर, बिकॉज ई, एफ, जी सब में तो सेम है। लेकिन हाईएस्ट तो किसमें है? आई, जे, के, एल, इनमें से कोई होता तो वो आंसर करेक्ट होता। तो इसलिए नन पे जाना पड़ेगा। तो अब हम कुल मिला के ये समझ गए हैं कि जो कॉम्बिनेशन सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा यूटिलिटी, जो सबसे नीचे है उसमें सबसे कम यूटिलिटी। सर एक डाउट था सर। हाँ, पूछो। सर जब हम इंडक्टेंस कर्व बनाते हैं तो हम्म। अगर हम एक्स और वाई देखें तो उनकी अलग अलग यूटिलिटी होती है। लेकिन हम अगर कंबाइंडली देखें तो सर उनकी यूटिलिटी मतलब सेम होती है ना सर। एक्स और वाई में हमें यहाँ इस तरह से सेट करना है कि वाई के अंदर जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन, तो एक्स में सेक्रीफाइस, या एक्स में सेक्रीफाइस तो वाई में गेन। तो आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बनाया कि एक्स के अंदर गेन हो रहा है, तो एक्स के वन गेन करने के लिए हम कितने यूनिट्स ऑफ वाई को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो हमें उसको दूसरी कमोडिटी के टर्म्स में मेजर करना होता है कि हम दूसरी कमोडिटी के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर सकते ओके सर। हैं। ओके, चलो अब आता है हमारा एलडीएमयू वाला पॉइंट। हमने पढ़ा था, एमआरएस पढ़ा था। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इट इज द रेट at which consumer is ready to sacrifice a commodity for another commodity, कि हम दूसरी commodity के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं। तो उसी को कहा जाता है एम आर एस। तो इसलिए एम आर एस नॉर्मली क्या होता है? डिमिनिशिंग होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे एल डी एम यू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अप्लाई हो जाता है। so as the consumer consumes one additional unit of a commodity, the marginal utility from each and every additional unit goes on decreasing. तो जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसके डिक्रीज होने की वजह से ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओके, अब आता है यहाँ पे अजम्पशन। हर चैप्टर में अजम्पशन है, तो यहाँ पर भी हमारी मेन अजम्पशन रहेगी। तो वो अजम्पशन क्या है? तो अजम्पशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व। सबसे पहली अजम्पशन यहाँ पे है रेशनल बीइंग। जो सेम अजम्पशन हमने पहले भी पढ़ी थी मार्जिनल यूटिलिटी वाले केस में, सेम अजम्पशन यहाँ पर भी अवेलेबल है कि रेशनल बीइंग। रेशनल कौन होता है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज रेशनल, दैट मीन्स कंज्यूमर इज इंटेलिजेंट। उसको पता है कैसे हम सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अगेन दिस थ्योरी assumes that consumer is rational and who always aims at maximization of satisfaction। तो कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले। ना, सेकंड आता है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनल का मतलब है हम उसको नंबर के अंदर
मेजर तो नहीं कर सकते, हम उसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कंपेयर जरूर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? तो अब उसके लिए आपको जैसे लेट्स से कुछ कमोडिटीज गिवन है, ये चार कमोडिटीज। अब ये चार कमोडिटीज है, आपको ये देखना है इन चारों में से फर्स्ट रैंक किसको देंगे। क्या लगता है फर्स्ट रैंक किसको देनी चाहिए? बर्गर है, पास्ता है, पिज्जा है एंड मिर्ची बड़ा है। सर फर्स्ट मिर्ची बड़ा। सर क्या? मैं रेशनल नहीं हूँ, इस मामले में रेशनल नहीं हूँ सर मैं। अच्छा, तो किसको सेलेक्ट करना सर मैं तो चूरमा बोल लूंगा सर। है? सर अभी सभी के लिए सिलेक्शन अलग उसमें अलग से होगी करेंगे। ये। हाँ बोलो। सर सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। सभी के लिए लगे, मैं तो कोई आपकी बोले। चॉइस पूछ रहा हूँ। अमर आपने आंसर दिया, तो आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या है इन चारों में से? सर मैं तो बर्गर बोलूंगा। फर्स्ट पे बर्गर है, ओके। सेकंड पे पास्ता, पिज्जा या मिर्ची बड़ा? हम्म, सर पिज्जा, ओके। पिज्जा। थर्ड पे पास्ता या मिर्ची बड़ा? सर मिर्ची वड़ा सर। थर्ड पे मिर्ची बड़ा और फोर्थ पे पास्ता। तो अब जैसे ही हमने ये रैंक किया, तो हमको क्या समझ आया? हमको ये समझ आया कि सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहाँ से मिल रही है। सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहाँ से मिलेगी? बर्गर। बर्गर सर। बर्गर से। बर्गर से। और सबसे कम पास्ता। 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 पास्ता से, क्योंकि वो हमारी लीस्ट प्रायोरिटी में है। तो जो लीस्ट प्रायोरिटी में है वहां से यूटिलिटी कम होगी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में है उससे हमेशा यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। अब ये बात अलग है कि ये पर्सन टू पर्सन रैंक वेरी कर सकती है। अब अगर मैं किसी और की चॉइस पूछता हूँ तो हो सकता है रैंक बदल भी जाए। तो जैसे आरोही की चॉइस पूछते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा है आरोही? पिज्जा। पिज्जा, ओके। सेकंड बर्गर। बर्गर, ओके। थर्ड मे- थर्ड मिर्ची बड़ा, हाँ। ओके। एंड फोर्थ पास्ता। तो अब यहाँ पे रैंक क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। तो ये पर्सन टू पर्सन ऑफ कोर्स वेरी कर सकता है, लेकिन हमें ये जरूर पता लग जाएगा हमारे खुद के लिए कि किसमें यूटिलिटी ज्यादा है और किसमें कम है। तो हमें यहाँ पे बर्गर खाने से ऐसा नहीं कोई नंबर बार आ गया 100, पिज्जा हमने कहा है नंबर बार आ गया 75, तो ऐसा कोई नंबर यहाँ बाहर नहीं आने वाला। इसका मतलब यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई तो नहीं करेंगे, बट हम कंपैरिजन करके इसको लिख सकते हैं। तो यही पॉइंट कहना चाहता है, पॉइंट नंबर 2। तो कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम देयर कंजम्पशन। तो अपनी यूटिलिटी से उसको रैंकिंग जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये पॉइंट ऊपर आ चुका है, वही सेम पॉइंट है कि एमआरएस की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, डिमिनिश होती है। और डिमिनिश होने का रीजन क्या डिस्कस किया है हमने? सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, डिमिनिश होने का यही एक कारण है जिसकी वजह से एमआरएस डिक्रीज हो रहा है। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि कंज्यूमर की जो चॉइसेस है वो कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? प्रेफरेंस सेम होनी चाहिए। ट्रांजिटिव का रूल होता था ना सर कि ए अगर ए से बड़ा हो। हाँ, आई थिंक सो, ये सर यही वाला है सर, मेरे को ढंग से एग्जैक्टली आ नहीं रहा कौन। exactly. हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर अगर हमने चॉकलेट एंड पिस्ता आइसक्रीम में मान लो कंपैरिजन कर लिया, और हमने ये पूछा कि आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लगी, तो हमारा कंपैरिजन जैसे गया कि चॉकलेट आइसक्रीम इज प्रिफरेबल, पिस्ता एंड चॉकलेट में से हमने चॉकलेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, मतलब उसमें यूटिलिटी ज्यादा होगी। फिर हमने पिस्ता एंड कोकोनट को कंपेयर किया, तो इस बार हमने पिस्ता को सेलेक्ट कर लिया कि इस बार पिस्ता ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कोकोनट। अब पॉइंट ये आता है जब हम चॉकलेट आइसक्रीम
एंड कोकोनट को कंपेयर करेंगे, चॉकलेट एंड कोकोनट को कंपेयर करेंगे, तो क्या हमारा सिलेक्शन कोकोनट की तरफ हो सकता है क्या? नो नो। सर। नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो आपस में कंपैरिजन देखे हैं, तो चॉकलेट आइसक्रीम को सबसे टॉप प्रायोरिटी मिली है एंड कोकोनट को लोवेस्ट मिली है। तो इसलिए जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंज्यूमर अपने डिसीजन पे कंसिस्टेंट रहेगा, उसको अभी भी चॉकलेट ही पसंद आएगी एंड इट विल बी ऑन द टॉप ऑफ। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी, कि कंज्यूमर अपने डिसीजन को लेके क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। फिर आता है केपेबिलिटी। केपेबिलिटी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर ये सारी मेहनत करने में, ये सारी कैलकुलेशन करने में सक्षम है, केपेबल है, कि उसको कंपेयर करना आता है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ऐसा उसके मन में आता है, कि वो मंद बुद्धि नहीं है, उसके अंदर बुद्धि है, वो केपेबल है और चीजों को रैंक कर सकता है, प्रेफरेंस दे सकता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन अब एक पॉइंट क्या आता है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या, कि अगर हमने देखा कि एक कॉम एक इनडिफरेंस कर्व पे जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हैं, तो कॉम्बिनेशन किस तरह से है कि जैसे ए बी सी एंड डी, ये चार कॉम्बिनेशन है, फिर ये आपकी कमोडिटी वाई है एंड देन कमोडिटी एक्स है। तो ए बी सी एंड डी चारों में से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें है? इन चारों में से सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसमें है? ए। ए। क्यों? ज्यादा क्वांटिटीज कंज्यूम हो रही है इसलिए। नहीं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ये चारों कॉम्बिनेशन में क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यूटिलिटी तो हमारे बिल्कुल सेम है, कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी, यूटिलिटी आपकी चारों सेम है, बिकॉज ऑल दीज लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पे तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो यूटिलिटी तो सेम। ठीक है, लेकिन अब कंज्यूमर को चूज करना है, क्या चूज करें ए बी सी एंड डी में से, अब क्या आंसर होगा? तो अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या चेक करेगा, अच्छा यूटिलिटी तो सेम है, तो वो चेक करेगा अब ज्यादा क्वांटिटी कहाँ मिल रही है। तो इसके लिए अब हम चेक करते हैं क्वांटिटी, कि 15 + 1 16, 11 + 2 13, देन 11 एंड देन 10। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमें ए के अंदर मिल रही है, इसलिए कंज्यूमर ए को सेलेक्ट करेगा। बट हम ये नहीं कहेंगे कि ए में यूटिलिटी ज्यादा है, यूटिलिटी तो उतनी ही है, लेकिन उसकी जो प्रेफरेंस है मन के अंदर क्या होगा, कि इसमें ज्यादा क्वांटिटी हमें मिल रही है, तो इसलिए उसको प्रेफर कर सकता है। ऐसा हमने अज्यूम किया है, ऑलवेज सब लोग ऐसा करते हैं कोई जरूरी नहीं, वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन हिक्स एंड एलन ने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा। ओके, यस सर, क्लियर सर। तो ये तो हो गया हमारा प्रेफरेंस। अब आती है उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज, इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट, अच्छा यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉइंट बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के दौरान, इस सेशन के दौरान ही याद हो जाएगी, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, कि इसका कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आता है। So in a combination, when the quantity of one commodity is increased and the quantity of other is decreased, so it is known as negatively sloped. और जब भी स्लोप नेगेटिव होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, then it is downward sloping curve. फिर सेकेंड पॉइंट ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इनडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो कॉन्वेक्स मतलब ये सी शेप का बन जाता है फ्रॉम ओरिजिन। देन इनडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो अगर हमने एक कर्व ये बनाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मान लो ये हमारा फर्स्ट कर्व है और ये हमारा सेकंड कर्व, IC1 एंड IC2।
इस पे हमने कुछ पॉइंट मार्क कर दिए हैं। पॉइंट नंबर ए, बी एंड देन सी। तो ए, बी एंड सी को अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या लगता है किसमें सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा है? ए, सर बी? ये वाला पॉइंट कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे मतलब इसको इंडिफरेंस कर्व का यूज करने का मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि द हायर द इंडिफरेंस कर्व द हायर द सेटिस्फैक्शन। हाँ, तो यहां पर हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, अगर हम IC1 को देखते हैं तो IC1 पे पॉइंट नंबर बी एंड सी है, तो दोनों पे क्या हो रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन। IC2 आगे से तो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो है नहीं, क्योंकि ए एंड बी इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। ए एंड बी में इक्वल है, बी एंड सी में इक्वल है, इसका मतलब ए, बी एंड सी तीनों में ही इक्वल सेटिस्फैक्शन होगा। तो जब तीनों में ही सेम सेटिस्फैक्शन है तो ये दो कर्व अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट, टू इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इनके बीच में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर इंटरसेक्शन हो गया तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन पे क्या हो जाएगा, इक्वल यूटिलिटी हो जाएगी। सो दीज टू कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर पॉइंट नंबर 4, फिर से रिपीट, कि a higher indifference curve represent higher level of satisfaction than the lower one। तो इस पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, तो इस वजह से हम IC3 को ज्यादा प्रेफर करते हैं, IC1 को कम प्रेफर करेंगे। फिर एक और पॉइंट आता है कि इंडिफरेंस कर्व एक्सिस के ऊपर कभी टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता एक्सिस पे टच? क्योंकि सर वो दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो फिर फायदा क्या होगा? यस, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। जैसे ही हमने एक्स एक्सिस को टच कर दिया तो यहाँ पे वाई की क्वांटिटी क्या बन जाएगी, जीरो, एंड सारी की सारी क्वांटिटी किसकी रह जाएगी, एक्स की रह जाएगी। दैट मीन्स इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन कमोडिटी एंड देयर विल नॉट बी टू कमोडिटीज। और जैसे सिंगल कमोडिटी होगी दैट मीन्स हम इंडिफरेंस कर्व की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के लिए टू क्वांटिटीज आर मस्ट। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच द एक्सिस। ना तो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है और ना ही वाई एक्सिस को टच कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। सर सर मेरा डाउट क्लियर है सर। ओके, आज बासमती की आवाज नहीं आई ना? सर मैंने रिप्लाई दिया सर। अच्छा, दिया था, ज्यादा आवाज नहीं आई थी। अच्छा, इसके भी नोट्स मैं एक बार शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चंस इसके भी गो थ्रू कर सकते हो आधे चैप्टर के, क्योंकि आज हमारा हाफ टॉपिक तो ये हो गया। अब इसके अंदर रिमेनिंग हाफ और बचा है, उसमें आता है बेसिकली बजट लाइन एंड देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल आपका बजट लाइन वाला पोर्शन और फिर इसके क्वेश्चंस वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि दोनों का फिर कंबाइंड टेस्ट हम लेंगे। तो कंबाइंड टेस्ट हम इसका कब रख लेते हैं, आज हो गया है आपका मंडे, तो थर्सडे को रख ले। चलेगा सर। ओ, यस सर। ठीक है, तो इको का यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व थर्सडे को, और वापस मैथ्स का तब तक अगला टेस्ट ड्यू हो जाएगा आपका संडे को। तो संडे में हो जाएगा आपका NUT वाला पोर्शन। तो अभी हम उसी पे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इस मीटिंग को यहाँ खत्म करते हैं, मैं दूसरी वाली ऑन करता हूँ और उसके अंदर हम मैथ्स करते हैं। तो पहले कुछ उसमें करने हैं हमें कंपाउंड वाले कुछ लिमिटेड क्वेश्चन और फिर NUT। ठीक है, तो चलो उसके ऊपर कनेक्ट हो जाओ, मैं उसको शुरू कर रहा हूँ।